बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टमैटिक वे टू फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं एंट्री टेस्ट एमडी-कैट एंड ई-कैट में आने वाले बहुत अहम एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। ये एमसीक्यूज बहुत कंसेप्चुअल हैं और उम्मीद करता हूं कि ये एमसीक्यूज आपके कंसेप्ट्स को मज़ीद निखारेंगे। इसलिए ये वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। चैप्टर नंबर 1 इज़ अबाउट मेजरमेंट्स। जी तो फर्स्ट एमसीक्यू है 1.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर when changed to gram per centimeter cube reads A option 1.2 into 10 to the power minus 1, B 1.2 10 to the power minus 2, 1.2 10 to the power minus 3 या D ऑप्शन है 1.2 into 10 to the power minus 4। आप देखें कि एक जो किलोग्राम होता है उसमें 1000 ग्राम्स होते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, जबकि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है और 100 को हम 10⁻² भी लिख सकते हैं। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। अगर हम दोनों तरफ क्यूब ले लें तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर का क्यूब। अब जो पावर होती है, पावर को पावर से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। सो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻6 ऊपर जाके -6 हो जाएंगे और जो 1000 है इसको हम 10⁻3 भी लिख सकते हैं। तो 10⁻+3 से जब 10⁻−3 आप सॉल्व करेंगे 10⁻−3 आ जाएंगे। 10⁻−3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻−3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास आ गया। सो क्वेश्चन में हमें कहा गया था 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करो। तो हम क्या करेंगे, हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब की बजाय 10⁻−3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻−3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, A student is calculating the thickness of a single sheet of paper. She measures the thickness of a stack of 80 sheets with vernier calipers and finds the thickness to be 1.2 centimeter. To calculate the thickness of a single sheet, she divides. Which of the following answer has the correct number of significant digits? अब देखिए उसने जो मेजरमेंट की है वो 1.27 सेंटीमीटर है। इस मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 हैं। अब ये जो 1.2 सेंटीमीटर उसने ये थिकनेस मालूम की है, ये 80 शीट्स की है। उसने एक की मालूम करनी है, तो एक के लिए क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। अच्छा, अब आप आंसर देखें, आंसर सारे आंसर जो है वो मिलीमीटर में दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले 1.2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये थिकनेस बन जाएगी 12.7 मिलीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर इक्वल होगा 12.7 मिलीमीटर। अब 12.7 मिलीमीटर को 80 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि हमने एक शीट की थिकनेस निकालनी है। तो 12.7 डिवाइड बाई 80 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.15875 0.15875 मिलीमीटर। मतलब हमारे पास आंसर में
5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है उसके अंदर 3 है तो आंसर के अंदर भी 3 ही होनी चाहिए थी, इसलिए हम करेंगे राउंड ऑफ। 5 राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 5 जो है वो 5 के इक्वल है, तो 5 के आगे 7 है, 7 एक ऑड है तो ऑड नंबर एक बढ़ जाएगा, 7 की बजाय 8 हो जाएगा, फिर 8 जो है वो 5 से ज़्यादा है तो जो नेक्स्ट 8 होगा वो 9 हो जाएगा। तो आंसर में हमारे पास 0.159 मिलीमीटर आ जाएगा। 0.159 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपने इसके अंदर कंसेप्ट ये है कि आपने देखना है कि जो आंसर है वो किस में और मेजरमेंट किस में। मेजरमेंट सेंटीमीटर में और जो आंसर है वो मिलीमीटर में, तो आपने दोनों के यूनिट्स को सेम करना है, इसलिए आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए 12.7 मिलीमीटर किए हैं और 80 पे डिवाइड करके फिर हमने जब आंसर निकाला तो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद ज़्यादा थी, तो उसको फिर आपने चेंज कर लेना है। जी, थर्ड एमसीक्यू है, अ मेजरमेंट इज मेड बाय अ मीटर रॉड ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स। हमारे पास एक मीटर रॉड है जो मिलीमीटर्स के अंदर है, उसके अंदर जो निशान लगाए गए हैं वो मिलीमीटर्स के अंदर है। करेक्ट रीडिंग इज, अब रीडिंग देखें, सारी रीडिंग मीटर में दी गई हैं, जबकि हमें जो मीटर रॉड दिया गया है वो मिलीमीटर में है और उसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर होगी। तो 1 मिलीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करें मीटर में तो ये इक्वल होगा 0.001 मीटर। तो जो आंसर है हमारा उसमें भी पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। रीडिंग इज एक्यूरेट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस बिकॉज अवर लीस्ट काउंट इज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो क्योंकि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर, तो इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होंगी। तो आप देखें सी ऑप्शन के अंदर 0.214 मीटर दिया गया, इसके अंदर 3 है। डी में 1 है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, बी में पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं और ए में 2 डिजिट्स हैं। नहीं होने चाहिए थे क्योंकि लीस्ट काउंट के मुताबिक हमारी रीडिंग होनी चाहिए थी। लीस्ट काउंट में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो रीडिंग में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए थे, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो डायमेंशन बनेगी अगर आप और निकालेंगे, एनर्जी को होता है ml² T इनवर्स स्क्वायर डिवाइड बाई L क्यूब, वॉल्यूम का L क्यूब। तो L स्क्वायर से L क्यूब कट के जाएगा ml इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर। आगे B है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का ml T इनवर्स स्क्वायर ओवर A का L स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका भी ml इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा। सी में प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज, मतलब QV एनर्जी होती है, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये ए ऑप्शन वाला ही बनता है। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू चार्ज एनर्जी बन गई और पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसकी डायमेंशन भी वही होंगी जो ए और बी की हैं। सो ए, बी और सी इन तीनों की डायमेंशन सेम है। जबकि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एम वी आर, L इज इक्वल टू एम वी आर, ये आ जाएगा कैपिटल M, डायमेंशन बन जाएगी ml स्क्वायर T इनवर्स, ml स्क्वायर T इनवर्स। तो ये डिफरेंट है, D इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ है, इफ x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर where x is the distance traveled by the body in kilometers while t is the time in seconds, then the units of B are। बड़ा सिंपल है, x जो है वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस है किलोमीटर्स में, इक्वल टू, अब जो AT है
ए टी को भी डिस्टेंस होना चाहिए और बी टी स्क्वायर को भी डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि दो सिमिलर क्वांटिटीज ही ऐड हो सकती हैं। इसलिए अगर x डिस्टेंस है तो ए टी भी डिस्टेंस होना चाहिए और बी टी स्क्वायर भी डिस्टेंस होना चाहिए। अब t जो है वो टाइम है, अब a कोई क्वांटिटी है, अब उसके यूनिट्स क्या साथ हम लिखें कि वो डिस्टेंस बन जाए। इसका मतलब किलोमीटर, क्यों डिस्टेंस किलोमीटर में है ना, किलोमीटर। अब जो t है इसको हमने काटना है, साथ जो t दिया हुआ, तो किलोमीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, एटी की मैं बात कर रहा हूँ। किलोमीटर, ये a एक्सेलेरेशन नहीं है, a कोई कांस्टेंट है, a कोई क्वांटिटी है, तो a किलोमीटर पर सेकेंड इंटू टी का सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो किलोमीटर रह जाएगा, प्लस बी टी स्क्वायर। अब जो b है इसका भी किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, सेकेंड से इसके सेकेंड स्क्वायर कट गया, ये भी किलोमीटर बन गया। इसका मतलब b का क्या यूनिट होंगे, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और a के पूछेंगे, a के क्या है, किलोमीटर पर सेकेंड, a के किलोमीटर पर सेकेंड और b के किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छठा है एन एंगस्ट्रॉम मेजर्स। एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होता है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है, तो ये डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं हम। स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, एटॉमिक लेवल के डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम यूज़ करते हैं, तो एंगस्ट्रॉम मेजर्स डिस्टेंस। सेवंथ है if the percentage uncertainty in calculating length of 5 meter is 2%, the absolute uncertainty is। absolute uncertainty या लीस्ट काउंट एक ही बात होती है। तो आपको मैंने पिछली जो वीडियो है उसके अंदर ये बात बताई थी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती है वो इक्वल होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देखें इसमें हमें लीस्ट काउंट निकालनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2%, 2 इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, 2 इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। तो अब जो 5 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 2 इंटू 5 10 डिवाइड बाई 100 कर दें, क्योंकि उधर जो 100 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर के डिवाइड हो जाएगा। 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर। 8th है इफ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द फोर्स इज 2% एंड एरिया 4%, देन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन प्रेशर इज P इज इक्वल टू F ओवर A, P इज इक्वल टू F ओवर A। अब जो F है इसमें 2% परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरिया में 4% है, क्योंकि F और A डिवाइड हो रहे हैं। जब जो मेजरमेंट्स होती हैं वो डिवाइड हो रही होती हैं तो उस वक्त हम उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देते हैं, तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6% बन जाएगी। तो इसमें ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9th MCQ है विच इज द मोस्ट प्रिसाइज रीडिंग। प्रिसीजन या प्रिसाइज की रीडिंग कौन सी होती है जिसमें लीस्ट काउंट लेस होती है। आप देखें A 0.24 सेंटीमीटर, B 0.2 और C 0.245 सेंटीमीटर, D ऑल ऑफ दीज। तो C के अंदर क्योंकि लीस्ट काउंट ज़्यादा लेस है एज कंपेयर टू A एंड B, इसलिए C ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग होगी। 10th है सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मीटर इज। मैंने बताया था कि जो सॉलिड एंगल होता है इसकी वैल्यू 4 पाई स्टी रेडियन ही होती है, खा रेडियस 2 मीटर हो खा 1 मीटर हो, वट एवर द रेडियस इज, सॉलिड एंगल की वैल्यू 4 पाई ही होगी। 12th है द डायमेंशंस ऑफ लाइट ईयर आर सेम एज दैट ऑफ। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, तो लाइट ईयर की जो डायमेंशंस होंगी वो L होंगी। अब ए ऑप्शन है वेवलेंथ, इसकी भी L होगी। बी सर्कमफेरेंस डिस्टेंस होता है, इसकी भी L होगी। फ्रिंज स्पेसिंग ये डिस्टेंस होता है, इसकी भी L होगी। टी ऑल ऑफ दीज। 12th है SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया।
एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी पर सेकंड को हम वाट कहते हैं और एरिया का मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। 13th है द डायमेंशंस ऑफ एल ओवर जी अंडर रूट इज सेम एज दैट ऑफ, क्योंकि हम जानते हैं टाइम पीरियड टी इक्वल 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट होता है, तो इसलिए इसका टाइम पीरियड या टाइम के इक्वल इसकी डायमेंशंस आएंगे। नेक्स्ट है 14th MCQ, कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ। वेरी सिंपल है, कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन एंड सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड। 15th है SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज। प्लेन एंगल के का जो SI यूनिट है वो रेडियन है, जबकि जो नॉन SI यूनिट्स होते हैं वो डिग्री और रेवोल्यूशन भी होते हैं, लेकिन हमें क्योंकि ऐसे पूछा गया था तो हम रेडियन कहेंगे। प्लेन एंगल का रेडियन, जबकि सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन SI यूनिट होता है। 16th MCQ है एन एग्जाम्पल ऑफ बेस क्वांटिटी इज। बेस क्वांटिटी एरिया नहीं, बी वॉल्यूम नहीं, सी लेंथ। यस, लेंथ जो है उसमें बेस क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी नहीं है, इसका सी इज द राइट आंसर। 17th MCQ है अ स्टूडेंट इज कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। ही मेजर्स द लेंथ टू बी L is equal 27.9 centimeters, जबकि he measures the width to be 21.6 centimeter. Student records the area of the paper. Area होगा length into width. Length into width. Length है 27.9 centimeter और width है 21.6 centimeter। जब आप area निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 27.9 को 21.6 से, तो आंसर आता है 602.64। इसका मतलब आंसर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 5 आती है, और हमारे पास जो मेजरमेंट्स दी गई हैं उनके अंदर जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं। और हम ये बात जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हों या डिवाइड कर रहे हों मेजरमेंट्स को, तो आंसर जो है वो कंटेन करता है सिग्निफिकेंट फिगर्स अप टू द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। मीन मेजरमेंट्स में जिस मेजरमेंट के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं आंसर में उतनी आती हैं, आंसर उससे ज़्यादा कंटेन नहीं कर सकता। अब क्योंकि हमारे पास लीस्ट हैं 3, 27.9 में भी 3 हैं और 21.6 में भी 3 हैं, आंसर में 5 आ रही, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ करके हमारे पास आंसर आता है 603 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी इसमें करेक्ट आंसर है। 18th द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन मीटर क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम उसके सरफेस एरिया के बराबर है न्यूमेरिकली। बताओ वॉल्यूम कितना होगा। बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब जो एक क्यूब होता है ना, उसकी 6 साइड्स होती हैं। क्यूब है, 6 साइड्स होंगी और लेंथ विड्थ के इक्वल होगी तीनों। हर साइड का जो लेंथ और विड्थ इक्वल होंगी। 6 साइड है ना, तो हर साइड का एरिया कितना होगा? हर साइड का होगा लेंथ इंटू विड्थ एल स्क्वायर। एल स्क्वायर एक का, दूसरी का भी एल स्क्वायर, 6 की 6 साइड का एल स्क्वायर होगा, टोटल बनकर 6L स्क्वायर। 6L स्क्वायर, तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब है 6L स्क्वायर और वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ विड्थ हाइट एल 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 क्यूब, तो एल क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। एल क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, क्योंकि हमें कंडीशन ये बताई गई है कि जो वॉल्यूम है वो सरफेस एरिया के इक्वल है। तो एल क्यूब इज इक्वल 6L स्क्वायर और एल इज इक्वल टू आ जाएगा 6 मीटर। तो जब L 6 मीटर होगा तो वॉल्यूम कितना होगा? अब इस 6 का क्यूब ले लें, क्योंकि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना ना, L इंटू एल इंटू एल वॉल्यूम के लिए। 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यह आ जाएगा 216 मीटर क्यूब। 19th MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ पावर इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। वेरी सिंपल है, क्योंकि पावर जो होती है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। तो वर्क डन का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वो टाइम का T होगा या सेकंड होगा। सेकंड ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। 20th है विच वन इज लीस्ट सब मल्टीपल। अब ये सब मल्टीपल दिए गए हैं 4, में सबसे कम किसकी वैल्यू? पिको 10⁻12, फेमटो -15, आटो -18 और नैनो -9। तो सबसे कम क्या है? -18 आटो। विच पेयर हैज सेम डायमेंशंस? वर्क एंड पावर नो, डिफरेंट होते हैं। फोर्स एंड टॉर्क डिफरेंट होते हैं। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, यस, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट के सेम डायमेंशनल यूनिट्स होते हैं। मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया नो, तो सी इज द राइट आंसर। 22nd MCQ है द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%। रेडियस में 2% की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। द टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर के 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की पावर 3 है। तो हमने पढ़ा है टोटल असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट के अंदर कि हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर को विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2% के साथ 6%। 23rd है द रेशियो ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 आटोमीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, 1 आटो 10⁻18 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएंगे। आटो वाला जो 10⁻18 है ऊपर प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 9 आ जाएंगे, 10⁻9। 24th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल पर सेकेंड, ये वाट होता है, पावर होती है। वाट डे, यस, वाट सेकेंड या वाट डे ये एनर्जी का यूनिट है, क्योंकि हम जानते हैं डब्ल्यू पी इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड W इज इक्वल टू PT, P इंटू टी। P पावर है, T टाइम है। तो पावर का तो वाट आ गया, और टाइम का मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, इसलिए ईयर भी हो सकता है। तो ये डे है, तो वाट डे। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी नहीं, और किलोवाट ये भी नहीं, इसका मतलब वाट डे इज द राइट आंसर। ये एनर्जी बनती है। 25th MCQ है विच वन इज डायमेंशनली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? वर्क, एनर्जी और टॉर्क, इन सब के यूनिट, इन सब की डायमेंशन सेम है। पावर की डिफरेंट है, पावर क्योंकि ml² T इनवर्स क्यूब, जबकि टॉर्क की, एनर्जी की और वर्क की होता है ml² T इनवर्स स्क्वायर। तो पावर की डिफरेंट है फ्रॉम द अदर। 26th है द मास ऑफ सन इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ ऑर्डर ऑफ। ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसके साइड पे ये इंफॉर्मेशन दी गई है, तो याद रखिएगा, ये पेपर में भी आ चुका है। तो mass of sun is approximately of the order of 10⁻30 kg, 2 into 10⁻30 kg असल में, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है, तो 10⁻30 kg। 27 है द करेक्शन इज अप्लाई टू रिड्यूस। करेक्शन हम क्यों अप्लाई करते हैं? सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करने के लिए, रैंडम के लिए, वो दोनों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं सिस्टमेटिक एरर के लिए। रैंडम एरर के लिए हम अप्लाई करते हैं एवरेज लेते हैं वैल्यूज की। 28th है गिवन A इज इक्वल टू 0.0030 मीटर, B इज इक्वल टू 2.40 मीटर, C इज इक्वल टू 3.000 मीटर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन A, B एंड C आर रिस्पेक्टिवली। आप देखें A में कितनी है? A में 2 हैं, क्योंकि जो राइट साइड पे 0 है डेसिमल फ्रैक्शन में दे आर नॉट काउंटेड, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट। राइट साइड वाले होते हैं, लेफ्ट वाले नहीं होते। लेफ्ट वाले 0.0030 में लेफ्ट की तरफ जीरोज हैं, ये काउंट नहीं होंगे एज अ सिग्निफिकेंट इन डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमने रूल्स पढ़े थे, इसमें 2 हो गए, बी वाले में 3 हो गए, और सी वाले में 4 हो गए, 2, 3 और 4। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 29th है ml/t इनवर्स क्यूब A इनवर्स इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ व्हाट? तो वेरी सिंपल है, ml² T इनवर्स क्यूब बाय पर एम्पेयर। हम जानते हैं E इज इक्वल टू F/Q होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का होता है mlt इनवर्स स्क्वायर और चार्ज का होता है a इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है ना, a इंटू टी, तो t ऊपर जाके t इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, mlt इनवर्स स्क्वायर और a इनवर्स हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन यूनिट होता है, वो मैंने टेबल दिया हुआ है पिछली वीडियो में, तो आप उसमें देखिएगा, तो ये वहाँ पे निकाली हुई है, वो टेबल लाजमी याद कीजिएगा। नेक्स्ट है 30th MCQ। इन एन एक्सपेरिमेंट on the measurement of a G using a simple pendulum, the time period was measured with an accuracy of 0.2%, while the length was measured with an accuracy of 0.5%. Percentage uncertainty in the value of G thus obtained is, हम जानते हैं G is equal to 4 pi square L over T square होता है। कैसे? T is equal to 2 pi L over G under root होता है ना, टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी आ जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी, जी निकालना है हमने, जी की जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर आ जाएगा। अब एल के अंदर है 0.5%, जबकि टाइम पीरियड में उसने कहा है 0.2%। अब फार्मूला में देखें, जो टाइम पीरियड है ना उसकी पावर भी है, तो टाइम पीरियड की जो पावर है, पावर के साथ हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करते होते हैं, इसका मतलब 2 इंटू 0.2%, ये 0.4% आ जाएगा। लेंथ में 0.5% है, क्योंकि एल और टी इसके डिवाइड हो रहे हैं, तो जब मेजरमेंट्स डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी जो टोटल अनसर्टेनिटीज होती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, उनको ऐड किया जाता है, इसलिए टोटल अनसर्टेनिटी इन जी is equal to 0.5% plus 0.4% is equal to 0.9%. 31 the physical quantity which has the dimensional formula mt inverse cube is, तो ये सोलर कांस्टेंट की है, ये मैंने उसमें भी बताया हुआ है। सोलर कांस्टेंट का mt inverse cube is the dimensional formula of solar constant. Time taken by light from sun to earth, सन से लेके अर्थ तक लाइट कितने टाइम में पहुंचती है, ये भी साइड में इंफॉर्मेशन दी हुई है बुक के अंदर। 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट के आप सेकंड बनाओ, 8 इंटू 60 480 प्लस 20 करेंगे तो 500 बनेंगे, 500 सेकेंड। 1 मीटर हैज डैश नैनोमीटर, 1 मीटर हैज 10⁻9 नैनोमीटर, क्योंकि 10⁻9 प्लस के होंगे और 10 नैनो -9 होते हैं, काट जाएंगे तो 1 मीटर बन जाएगा, इसलिए 1 मीटर हैज 10⁻+9 नैनोमीटर्स एंड 1 नैनोमीटर हैज 10⁻+9 मीटर्स। सी इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा जी। 34th MCQ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.0 × 10⁻³ आर। हमने ये रूल्स पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कि in scientific notation all the digits before the power of 10 are significant। अब 10⁻³ से पहले दो डिजिट्स हैं 1 and 0, 1.0, तो इसमें दो डिजिट्स हैं और ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगी क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। हमने साइंटिफिक नोटेशन में कहा था कि रूल ये है कि जो डेसिमल पॉइंट होता है उसकी लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो आप देखें कि डेसिमल पॉइंट जो है उसके लेफ्ट साइड पे 1 है और 1 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसलिए 1 और ये 0 ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 35th पे द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डैश इट्स लीस्ट काउंट। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर भी, जो लेक्चर 1 दिया था आपको। अब याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है वो लीस्ट काउंट का आधा होता है, हाफ होता है, हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट, हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। जो एरर है, एरर इज इक्वल टू 1/2 इंटू लीस्ट काउंट। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होता है मेजरमेंट के अंदर वो हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट होता है। 36th पे है एज ऑफ द यूनिवर्स इज।
ये भी इंफॉर्मेशन है, ये भी आपकी बुक के अंदर दी हुई है, साइड पे जो टेबल दिए गए हैं, इन टेबल्स को अच्छी तरह से आप लोगों ने याद करना है। तो 5 × 10⁻17 सेकेंड इज द राइट आंसर। 37 पे द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज। अब टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? डायनामीटर नो, न्यूटन मीटर यस, जूल नो, बोथ बी एंड सी। अब देखिए न्यूटन मीटर जूल के इक्वल होता है, लेकिन ये जूल है ये एनर्जी का या वर्क का यूनिट होता है, तो ये टॉर्क का नहीं हो सकता, टॉर्क का न्यूटन मीटर ही होगा, इसलिए बी इज द राइट आंसर। और ये भी बात याद रखनी है कि टॉर्क और जो वर्क होते हैं ये इनके सेम डायमेंशनल यूनिट्स होते हैं, लेकिन एसआई यूनिट्स दोनों के डिफरेंट हैं। टॉर्क का जो है वो न्यूटन मीटर और वर्क का जूल, लेकिन डायमेंशनल यूनिट दोनों का ml², T⁻² दोनों का सेम है। 38th MCQ है, when the dimensions of both sides of an equation are equal then the equation is said to be। A option simultaneous, B homogeneous, C instantaneous, D quadratic। जब दोनों साइड की डायमेंशन सेम हो तो हम कहते हैं ये होमोजीनियस है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। 39th है, which set of prefixes gives values in increasing order। कम से वैल्यू ज्यादा होती जा रही है। देखो पिको -12 होता है, 10⁻⁻12, मेगा 10⁻+6 और किलो 10⁻3। तो इसका मतलब कभी बढ़ रही कभी कम हो रही है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दिए गए। बी में टेरा 10⁻+12, पिको 10⁻⁻12, माइक्रो -6 है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। पिको 10⁻12, फिर माइक्रो -6, अब -12 छोटा है, -6 बड़ा है, फिर मेगा 10⁻+6, फिर गीगा उससे बड़ा है। इसका मतलब ये जो सी है ये वैल्यू कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा होती जा रही, तो सी इज़ द राइट आंसर। डी में देखें गीगा है 10⁻+9 है और किलो 3 हो जाते हैं, इसका मतलब इसमें डिक्रीज हो रही वैल्यू, तो सी इज़ द राइट आंसर। 40th MCQ है, two quantities A and B have different dimensions. Which mathematical operation given below is physically meaningless? जब दो क्वांटिटीज की डिफरेंट डायमेंशंस होंगी तो फिर कौन सी चीज मैटर नहीं करती है? ए ऑप्शन डिवीजन, बी एडिशन, सी सब्ट्रैक्शन, डी नन ऑफ दीज। याद रखिएगा क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनकी सेम डायमेंशंस होंगी। सेम डायमेंशंस होंगी तो ही क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, लेकिन अगर क्वांटिटीज डिफरेंट डायमेंशंस रखती हैं, डिफरेंट यूनिट रखती हैं, तो उनको आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप इसमें डिवाइड का ऑप्शन दिया गया कि हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए कोई मानी नहीं रखता कि ख्वा डायमेंशन डिफरेंट हो या सेम हो। इसका एडिशन जो डिवीजन है ये पॉसिबल है, तो ए बाय बी मीन ए क्वांटिटी डिवाइड बाय बी क्वांटिटी, डिवीजन हो सकती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता डायमेंशन डिफरेंट होने का। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट क्वांटिटीज की हो सकती है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा सेम क्वांटिटीज का होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन दे हैव सेम डायमेंशंस। They are multiplied or divided when they have different dimensions। जी 41th MCQ है, a force F is given by F is equal to AT plus BT square where T is time। What are the dimensions of A and B? अब जो F है फोर्स है और फोर्स की डायमेंशन होती है MLT इनवर्स स्क्वायर, MLT पावर -2। अब A की क्या डायमेंशन होनी चाहिए कि ये ए और टी मल्टीप्लाई होकर फोर्स बन जाए, MLT इनवर्स स्क्वायर बन जाए? तो टी की तो कैपिटल टी होगी, ए की MLT इनवर्स क्यूब, क्योंकि MLT इनवर्स क्यूब MLT पर -3 इंटू टी करेंगे तो ये MLT पर -2 बनेगा। इसका मतलब ए की होंगी MLT पर -3 और बी की BT स्क्वायर। अब टी की होंगी टी का स्क्वायर
बी की क्या रखें कि ये एम एल टी इनवर्स स्क्वायर बन जाए, तो बी की रखेंगे एम एल टी पावर -4 इंटू टी स्क्वायर, या जगह एम एल टी पावर -2। तो ये आप देखें बी इज द राइट आंसर, एम एल टी इनवर्स क्यूब एंड एम एल टी इनवर्स 4, एम एल टी पर -3 एंड एम एल टी पर -4। ये ए और बी की डायमेंशन अगर आप ये लिखें, साथ टी की कैपिटल टी और टी की स्क्वायर की टी स्क्वायर लिखें, तो ये फोर्स की डायमेंशन बन जाएंगी। 42nd MCQ है एडिशन ऑफ 2.2 kg, 10.2 grams and 10.01 grams gives the rounded off answer as। अब देखें जो मेजरमेंट दी गई हैं 1 किलोग्राम में और 2 ग्राम में दी गई हैं, तो आप क्या करेंगे आप, और जो वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास जो आंसर है वो भी किलोग्राम में दिया गया है, तो आप पहले ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर तीनों को ऐड कर लेंगे। यह 2.2 kg प्लस 10.2 ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे, यह 0.0102 और 10.1 ग्राम को भी किलोग्राम बनाने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे 0.01001। अब तीनों को ऐड करें 2.2 प्लस 0.0102 प्लस 0.01001, आंसर है 2.22021। हम जानते हैं रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल क्या है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल है कि जो जिन मेजरमेंट्स को आपने ऐड किए उनमें से डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट किस मेजरमेंट के अंदर हैं, आंसर में उतनी आती हैं। तो पॉइंट के बाद जो 2.2 है उसमें एक डिजिट आती है, जबकि जो 10.2 ग्राम जब किलोग्राम बनाए तो इसमें 4 आती हैं, और 10.01 को ग्राम को जब किलोग्राम बनाए तो इसमें 5 आती हैं डिजिट्स, 0.01001। तो हमें पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए least number of significant figures do not matter, it is the decimal point that matters। पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट्स राइट साइड के अंदर जितनी होती हैं आंसर में उतनी आती हैं। तो 2.2 में एक डिजिट है तो आंसर में भी एक आनी चाहिए, इसलिए आंसर आया था 2.22021, तो उसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, यह आ जाएगा 2.2 किलोग्राम। 43rd है reduce the given number to 3 significant figures 64.6546। अब 64.6546 को आप राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ स्टार्ट करना है राइट हैंड मोस्ट डिजिट से, मीन 6 से। 6 ग्रेटर देन 5 है तो 4 जो है वो 5 हो जाएगा। अब 5 के साथ आगे अगर इवन डिजिट हो 5 के लिए, 5 के साथ आगे लेफ्ट साइड पे अगर इवन डिजिट हो तो वो नहीं बढ़ती, ऑड हो तो बढ़ जाती है, क्योंकि ये 5 है तो 5 एक ऑड है और ऑड एक प्लस हो जाएगा, इसके अंदर ये 6 हो जाएगा। अब जो 6 है ये ग्रेटर देन 5 है तो उसके साथ जो लेफ्ट पे 6 है वो 7 हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे 64.7। तो इसमें बी इज द राइट आंसर, 64.7 इज द राइट आंसर। 44th MCQ है द डायमेंशन वेलोसिटी ग्रेडियंट आर सेम एज दैट ऑफ। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट याद होगा चैप्टर नंबर 12 में, सेकंड ईयर में। पोटेंशियल ग्रेडियंट द मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिहाज से किसी क्वांटिटी में चेंज को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल में चेंज डिस्टेंस के लिहाज से। अब इसमें पूछा गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी में चेंज डिस्टेंस के लिहाज से, इसका मतलब v ओवर डिस्टेंस आ जाएगा, तो v ओवर d डिस्टेंस। तो v की डायमेंशन होती है एल टी इनवर्स, v की होती है वेलोसिटी की एल टी इनवर्स, डिस्टेंस की l से l कट गया, बाकी बचा t इनवर्स, और t इनवर्स किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की। तो इसके लिए याद रखना है velocity gradient are same as that of dimension of velocity gradient are same as that of frequency। और
ऑप्शन में टाइम पीरियड, एंगुलर एक्सेलेरेशन दिए गए हैं, एक्सेलेरेशन दिया गया उनके अंदर नहीं। अगर हाँ एंगुलर वेलोसिटी होती तो फिर वो भी ठीक था। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की सेम डायमेंशंस होती हैं टी इनवर्स, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशंस हैं टी इनवर्स, तो ये ठीक है। 45th है the period of oscillation of a pendulum is t is equal to 2 by L over G under root. Measured value of length is 10 cm known to 1 mm accuracy and time for 100 oscillation is observed to be 100 second correct to the nearest second. The accuracy in determination of G is, तो ये इसके से मैं इस सिलसिले का मैं आपको पहले करवा चुका हूँ MCQ, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसमें ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने किया भी है, आप देख लें जाकर उसमें। जी, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ 45th MCQ। 45th MCQ में हमने 3% कैसे लिखा था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी। हम जानते हैं जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर होता है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ निकाल ली। फार्मूला वही है, लीस्ट काउंट डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। तो लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर और मेजर्ड वैल्यू है 10 सेंटीमीटर इंटू 100। मिलीमीटर को आप बना लें सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 इंटू 100, ये आ जाएगा 1%। तो लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 1%। टाइम पीरियड क्या है, 100 ऑसिलेशन 100 सेकेंड में, तो 1 में हो जाएगी। नंबर ऑसिलेशन डिवाइड बाई टाइम करेंगे, 100 बाई 100 1 सेकेंड आ जाएगा टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड में कैसे निकालते हैं अनसर्टेनिटी, लीस्ट काउंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन। लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड और वाइब्रेशन है 100, 1 बाई 100 0.01 सेकेंड, तो 0.01 सेकेंड ही आ जाएगी अनसर्टेनिटी। अब टाइम पीरियड में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, अनसर्टेनिटी डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू है टाइम पीरियड इनटू 100, तो 0.01 हमने निकाली डिवाइड बाई टाइम पीरियड कितना है 1 टू 100, ये आ जाएगा 1%। अब फार्मूला में टाइम का जो है वो स्केयर भी दिया गया है, तो पावर को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, 2 इंटू 1 2 प्लस लेंथ के अंदर कितनी 1, तो आ जाएगी 3%। टोटल अनसर्टेनिटी इन जी इज इक्वल टू 3%। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।